वेलकम बैक इन GCA डिजिटल एकेडमी। आनंद सर की तरफ से आपका स्वागत है। जो अपने लेक्चर शुरू है वो कंफर्टेबली शुरू है आपके? जोर से बताओ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, कर रहे हैं सब लोग अच्छे से? ओके। देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, महान ग्रंथ है ये। जैसे अपना बाइबल रहता है, गीता रहती है, कुरान रहता है ना, वैसे टाइप ये भारत के लिए होली बुक है। इसलिए उसकी स्टडी करते वक्त बहुत बार सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मुझे ये समझ नहीं रहा, वो समझ नहीं रहा। पर कोई टेंशन नहीं है, बार बार पढ़ के, बार बार समझ के, क्योंकि पता है अगर इसकी लेवल देखेंगे ना तो ये ग्रेजुएशंस के लेवल के बच्चों का काम है ये समझना। पर हमारा नसीब बहुत अच्छा है, हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमको 12th के बाद या 12th के उम्र में ही अपने को ये सब सीखने को मिल रहा है, इस उम्र में सीखने को मिल रहा है। इसलिए हो सकता है कि थोड़ी कंसेप्ट की क्लियरिटी जल्दी ना आए, और कैसा है, कंसिस्टेंट एफर्ट से, मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ दो। कंसिस्टेंट एफर्ट से आप कॉन्स्टिट्यूशंस को समझ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशंस के एक्सपर्ट बन सकते हो। ओके, चलो, कंफर्टेबल है सब लोग? मैं स्टार्ट? ओके, चलो करो। Article 14 applies to all persons and is not limited to citizens. A corporation, which is a juristic person, is also entitled to the benefit of this article. Chiranjit Lal Chaudhary versus Union of India, AIR 1951, Supreme Court, page number 41. The right to equality is also recognized as one of the basic features of the Constitution. Indra Savne versus Union of India, AIR 2000, Supreme Court, 498. देखो कितना समझने लायक है। एक बात आप समझ लो कि जो आर्टिकल 14 है ना, अपन ने कल देखा था उसको, वो सारे पर्सन्स को अप्लीकेबल है। ऑल पर्सन्स, ऑल पर्सन्स मतलब मेल रहो, फीमेल रही, है ना, छोटे बच्चे रहे, बूढ़े रहे, मुझे सीनियर सिटीजन रहे, पर्सन्स। अच्छा, वो तो छोड़ो, वो जो चिरंजीत लाल चौधरी की केस देखो, एक रेफरेंस दिया है। यूनियन ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस एक चिरंजीत नाम का एक व्यक्ति है ना। देखो, जो वर्सेस बोला है, आपको लीगल लैंग्वेज आती होगी, तो लीगल लैंग्वेज की जो रूल है, ब्रैकेट में क्या दिया देखो, चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी चिरंजीत नाम के व्यक्ति ने भारत सरकार के ऊपर केस डाली है ना, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। AIR मतलब पूरे रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट्स इसके पे रहते हैं, तो ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स होता है, वो ऑल इंडिया का रिकॉर्ड्स है वो, है ना। वो एक मैगजीन भी पब्लिश होता है। बहुत बार आप देखो लॉयर के यहाँ पे जाओगे तो बड़े बड़े बुक्स दिखते हैं आपको, है ना, फ्रेम किए हुए, वो बाइंडिंग किए हुए, एक जैसे रहते हैं। एक जस्ट याद आया इसलिए बताया। तो उसमें वो क्या करते हैं कि MLJ रहता है, महाराष्ट्र लेवल का लॉ जर्नल रहता है। MLJ मतलब महाराष्ट्र लेवल का, AIR मतलब सुप्रीम कोर्ट की केसेस उसमें रहती है, वो लेवल का केसेस जो रहती है वो उसमें रहता है। और क्यों रहता है पता है क्या, कि एवरी केसेस जो डिसाइड होती है सुप्रीम कोर्ट में, एक मैं आउट ऑफ द बुक बता रहा हूँ, आउट ऑफ द चीज़ बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज की बता रहा हूँ, कि हर एक सुप्रीम कोर्ट की जो केस डिसाइड होती है वो लॉ बन जाता है, वो लॉ बन जाता है। भले ही वो स्पष्ट लॉ में इंक्लूड नहीं होगा तो भी वो केसेस लॉ रहते हैं और पूरे भारतवर्ष को अप्लीकेबल होता है। वैसे ही हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र ने समझो एक आधा निर्णय ले लिया है तो वो भी पूरे महाराष्ट्र के जुरिस्डिक्शन को, जुरिस्डिक्शन मतलब उनका जो जुडिशियल एरिया होता है उसको लागू होता है। शायद कर्नाटक को नहीं लागू होगा, या एक आधे मद्रास को रेफरेंस ले सकते हैं एक दूसरे का। तो सुप्रीम कोर्ट यानी AIR फॉर ऑल इंडिया, MLJ में जो रहती है बातें, खास करके हाई कोर्ट से रिलेटेड वगैरह आएंगी तो महाराष्ट्र के लेवल पे रहती है, एक आधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लागू होगा। ये एक सिस्टम रहती है जुडिशियरी, इसलिए बार बार रेफरेंस देते हैं। तुमको डिस्टर्ब हो रहा है, ये चिरंजीत कहाँ से आता है, चौधरी कहाँ से आता है, ऑल इंडिया रेडियो तो नहीं है ये AIR, मतलब ऐसा कुछ दिमाग में आता होगा। और क्यों बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं, ऐसा क्यों कॉम्प्लिकेशंस करते हैं? तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इट इज़ कंपलसरी कि केस रेफरेंस। अब देखो ना, इस केस में एक क्या बताया है, जैसे कॉरपोरेशन विच इज़ अ जुरिस्टिक पर्सन, ये किस केस में कहा है, 1951 के सुप्रीम कोर्ट के केस है। SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, और 41 उनका नंबर रहता है, कुछ फाइलिंग नंबर, रजिस्टर नंबर, पेज नंबर रहता है, तो उसमें वो दिया हुआ रहता है। तो उसके रेफरेंस से ये बात सामने आई, ऐसे स्पष्ट लिखा नहीं था कि कॉरपोरेशन भी जुरिस्टिक पर्सन रहेगा। व्हाट इज कॉरपोरेशन? कॉरपोरेशन मतलब कंपनी, कंपनी भी मुझे अपन अपने समझने के लिए वो भी जुरिस्टिक पर्सन रहेगा। कंपनी इनबॉर्न पर्सन नहीं है, बॉर्न पर्सन है क्या कंपनी? नहीं। चंगू मंगू टंगू जैसे बॉर्न पर्सन्स रहते हैं, हम लोग, आप लोग जो लेक्चर सुन रहे हैं, हम लोग लेक्चर्स
कर रहे हैं कंडक्ट, तो हम सब लोग नेचुरल पर्सन हैं। तो 14 नंबर के आर्टिकल नेचुरल पर्सन्स को भी है, एज वेल एज जुरिस्टिक पर्सन्स को भी है। जुरिस्टिक पर्सन मतलब विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। हम क्या है, नेचुरल पर्सन, है ना, मैं क्या हूँ, नेचुरल पर्सन, आप क्या हो, नेचुरल पर्सन। पर कभी कभी लॉ भी एक पर्सन को क्रिएट करता है, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, करेक्ट, जुरिस्टिक पर्सन। पता है जुरिस्टिक पर्सन मतलब कंपनी, एज पर इंडियन कंपनीज लॉ कंपनी इज अ पर्सन, 2013 के एक्ट में बोला है, 1956 के एक्ट में बोला है। और ये कंपनी को भी आर्टिकल 14 लागू होता है। ये किसने बोला है, AIR 1951 के सुप्रीम कोर्ट के जो 14 नंबर्स का रेफरेंस है उससे आया हुआ है, और इसीलिए वो रेफरेंस दिया है ना। यानी आप देखो 14 नंबर के आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा है कि कंपनी को लागू है, पर ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सामने आया है, इसीलिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये, कि ये रेफरेंस देना और सेंटेंस देना। तो बात क्या सीखी तुमने, कि हर एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक लॉ बन जाता है, हर एक हाई कोर्ट का डिसीजन एक लॉ बन जाता है, हर एक कोर्ट का डिसीजन एक लॉ बनता है, पर वो उसी जुरिस्डिक्शन में लागू होगा जो उस कोर्ट का है। आगे देखो क्या लिखा है, राइट टू इक्वालिटी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वन ऑफ द बेसिक मतलब सेवरल प्रिंसिपल्स है, उसमें से राइट ऑफ इक्वालिटी जो है वो एक बेसिक फीचर करके समझा जाता है, उसका भी रेफरेंस दिया है ना। ऑल इंडिया रिपोर्टर्स जो है वो 2000 के सुप्रीम कोर्ट के 498 के रेफरेंस से वो दिया है ना। यूनियन ऑफ इंडिया की वो भी केस है। तो दो चीज़ें क्या है स्क्रीन पे समझने लायक, कि 14 नंबर का आर्टिकल सबको लागू है, और सब में कौन आता है, मेल, फीमेल, मैड पर्सन, इवन एक अपन बोलेंगे कि छोटा बच्चा भी आता है, बड़ा एक सीनियर सिटीजन भी आता है, और इतना ही नहीं तो कॉरपोरेशन भी आती है, वो रेफरेंस है ना, कोर्ट के रेफरेंस से कॉरपोरेशन भी आती है। और दूसरा पॉइंट क्या है स्क्रीन पे, कि इक्वालिटी का राइट बेसिक फीचर है। देखो कॉन्स्टिट्यूशंस का बेसिक फीचर है। बेसिक फीचर मतलब समझते क्या आप, क्या है बेसिक फीचर मतलब वो इनहेरेंट फीचर है और उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। यानी कल चल के पूरी गवर्नमेंट एक हो गई और सारे खासदार MP MLA बोले नहीं नहीं हम ये राइट टू इक्वालिटी यार कुछ चेंज करते, बराबर नहीं है, तो नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन क्या है, बेसिक फीचर। ये बेसिक फीचर बहुत भारी वर्ड है। बेसिक फीचर रहने के बाद समझ लेना कि वो चेंज नहीं कर सकते। इवन पूरे खासदार MPs MLA या पूरी गवर्नमेंट मेजॉरिटी से भी डिसाइड कर ले पार्लियामेंट्स में, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उसे सपोर्ट करे, तो भी बेसिक फीचर कैनॉट बी अमेंड, है ना। तो ये सब सीखने के लिए हम आए हैं, नहीं तो अदरवाइज तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन तो कोई भी कर लेता। पर हमने क्या समझना है कि बेसिक फीचर क्या है, तो राइट ऑफ इक्वालिटी। और बेसिक फीचर मतलब क्या, वो इंग्लिश में उसका ट्रांसफर क्या होगा, बेसिक फीचर मतलब मेन फीचर। पर लॉ में क्या समझना है कि बेसिक फीचर में विच कैनॉट बी अमेंडेड इवन बाय मेजॉरिटी, इवन बाय 100% यूनानिमिटीज, इट कैनॉट बी अमेंड। चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाओ अभी। Prohibition of discrimination on grounds of religion, etc. Article 15(1) prohibits the state from discriminating against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. अब देखो, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। प्रोहिबिशन मतलब रोकना, है ना। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना। किस आधार पे, ग्राउंड मतलब आधार, किस आधार पे, रिलीजन। तो धर्म के आधार पे कोई किसी को भेदभाव नहीं कर सकता, ऊंच नीच ऐसी कोई बात नहीं कर सकता, प्रोहिबिशन है उसको। और आर्टिकल जो 15 है और उसका क्लॉज 1 है ना, क्लॉज 1 बोलेंगे तो उसको ब्रैकेट पे रहा तो क्लॉज, और एक ब्रैकेट रहा तो सब क्लॉज। मैंने समझा कि तुमको लीगल लैंग्वेज कैसे पढ़ना। 15 मतलब 15 15 पढ़ना, आर्टिकल 15 ब्रैकेट में रहा तो क्लॉज, और एक ब्रैकेट बन गया वहाँ पे, समझो है, अभी तो है नहीं पर ए रहा, अभी रहा वहाँ पे, तो उसको सब क्लॉज बोलेंगे। तो पहले क्या रहता है, आर्टिकल, देन क्या रहता है, क्लॉज, देन क्या रहता है, सब क्लॉज। वैसे सेक्शन में क्या रहता है, पहले सेक्शन रहता है, फिर ब्रैकेट बन गया तो सब सेक्शन, है ना, फिर ब्रैकेट बन गया तो वो क्लॉज हो सकता है। फिर तो इस तरीके से ये सब क्लॉज होते हैं, ऐसा वो आगे चलते जाता है। तो आर्टिकल 15
क्लॉज 1 प्रोहिबिट द स्टेट, स्टेट मतलब क्या, कल वापस से याद करो कि म्यूनसिपैलिटी भी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट है। नहीं तो स्टेट मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट दिमाग में आता है ना। यही वो इंग्लिश ट्रांसलेशन और इसका फर्क है। इंग्लिश का टीचर क्या बताएगा, स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, और लॉ के टीचर क्या बताएंगे, स्टेट मतलब म्यूनसिपैलिटी, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। ओके ठीक है। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, अच्छा वो भी क्लियर किया उन्होंने कि किस ग्राउंड पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, कौन, स्टेट। मुझे यवतमाल की नगर परिषद ये भेदभाव नहीं कर सकेंगी कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है ना, या एखादी राज्य सरकार नहीं कर सकेंगी, एखादी केंद्र सरकार नहीं कर सकेंगी, किस ग्राउंड्स पे, किस आधार पे भेदभाव नहीं कर सकती। बहुत स्पष्ट है, आपके स्क्रीन पे देखो। पहला है रिलीजन, पहला है रिलीजन, धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं है ना, धर्माच्या नावावर नाही, म्हणून भारताला काय म्हणतात, धर्मनिरपेक्ष। ओके, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई धर्म का महत्व नहीं है, मतलब महत्व नहीं है मतलब ज़्यादा महत्व नहीं है कंपेरेटिवली। रेस, रेस मतलब वंश बोलते हैं ना, राजपूत है कोई, किसी वंश के रहते हैं अलग अलग, है ना। कास्ट, कास्ट मतलब जाति, कोई ऊंची जाति, नीची जाति, कोई क्या जाति है वो कुछ नहीं देखेंगे। सेक्स यानी मेल है कि फीमेल है वो नहीं देखेंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान कौन सा है आपका, है ना, आप आंध्र प्रदेश में बर्थ लिए हो, कहीं भी है, जैसे आपके पेरेंट्स की सर्विस कहीं दिल्ली में थी तो, है ना, वहाँ एक आदि का जन्म हुआ तो महाराष्ट्र में आपके आके भी उसको सारे अधिकार रहेंगे, एजुकेशन का राइट रहेगा, उनकी ट्रांसफर हुई न्यू दिल्ली से एकदम यवतमाल में आ गए वो, तो यहाँ आने के बाद भी उनके बच्चों को उनको वही राइट्स मिलेंगे ना, एजुकेशन का राइट, हेल्थ का राइट, हॉस्पिटल में जाएंगे, वो ये नहीं बोलेंगे तेरा जन्म दिल्ली को हुआ है तो हमारे हॉस्पिटल में तेरी ट्रीटमेंट नहीं होगी, मतलब सिविल हॉस्पिटल में। एनी ऑफ देम म्हणजे जाति, धर्म, वंश, मेल फीमेल, जन्म स्थान या इनमें से कोई आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी स्टेट द्वारा। कितनी बड़ी चीज है। नेक्स्ट स्क्रीन देखो भाई। ओके ये स्क्रीन हो गई है, अभी देखो। Prohibition of discrimination on grounds of religion, etc. Article 15(1) prohibits the state from discriminating against any citizen on grounds only of. Article 15(2) lays down that no citizen shall be subjected to any disability, restriction or condition with regard to a. access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, or b. the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of the general public. देखो कितना बढ़िया दिया है, बहुत ही मज़ा आता है ये सीखते वक्त, समझते वक्त। और इसको तो मुझे खास करके किसी को पॉलिटिकल लीडर बनना है, किसी को बहुत ऊंची जगह जाना है तो ये तो बहुत ही काम में आता है ना। किसी को नेता बनना है तो उसको तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या दिया, मैं पहले समझा देता हूँ कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन्स एक्सेट्रा वो तो हो गया, पर 15 का 1 क्लॉज क्या बोलता है और 2 क्लॉज क्या बोलता है। देखो 15 का 1 क्लॉज क्या बोलता है, प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ, वो जो अपन ने देखा सब, हाँ कास्ट देखी, प्लेस ऑफ बर्थ देखा, उस बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये तो अभी कुछ सेकंड पहले देखा हमने। अब 2 नंबर का आर्टिकल क्लॉज देखो उसमें का 15 का, lays down that no citizen shall subject to any disabilities, restriction or condition with regard to, किसी भी सिटीजन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, एखादे शॉप में जाना, एखादे पब्लिक रेस्टोरेंट में जाना, जाकर खाना खाना, एखादे होटल्स में जाना आना, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट, कहीं थिएटर रहेगा, कोई शॉपिंग मॉल रहेगा, कोई अम्यूजमेंट पार्क रहेगा, तो वहाँ अम्यूजमेंट पार्क पे लिखा नहीं रहेगा कि एक्स कास्ट को नो एंट्री, वाई को नो एंट्री, जेड का रिलीजन को नहीं एंट्री। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। कोई दुकानदार बोल नहीं सकता कि तुम फलाने कास्ट के हो तो आपको ये रिस्ट्रिक्शंस रहेगा, आप नकदी पैसे दो या आपको 10% एक्स्ट्रा रहेगा, ऐसे कुछ नहीं रहेगा, या आप आओ मत यहाँ पे, ऐसा नहीं रहेगा। इतना ही नहीं तो किसी भी व्यक्ति को
हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कंडीशन नहीं डाल सकते, डिसेबल नहीं कर सकते। किसी भी वेल को यूज करते हो, मुझे कुआं है तो कुएं को यूज नहीं करना, कुएं का पानी नहीं भरना। टैंक है क्या, टंकी है खाली, है ना, तालाब है, बाथिंग घाट्स है ना, नहाने के लिए कुछ घाट है, रोड है, प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट है ना, म्यूजियम है एखादा, ग्राउंड है, गार्डन है एखादा, है ना, अपने शिवाजी गार्डन जैसा ग्राउंड जैसा, मेंटेन होली बाय या आउट ऑफ स्टेट। तो किसी ग्राउंड पे, किसी गार्डन पे, किसी रोड पे, किसी रिसोर्स पे, किसी नहाने के बाथिंग घाट्स पे, किसी टैंक पे, कुएं पे, तालाब पे, किसी होटल्स में, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट्स में, किसी शॉप में, किसी प्लेस में किसी भी व्यक्ति को रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते, तू जा मत, या कंडीशन नहीं डाल सकते कि गया तो ऐसा मत कर। हाँ, डालना है तो सबको रिस्ट्रिक्शन डालो, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। देखो ये चीज़ अगर डिटेल सीखनी है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज, कि कोरोना शुरू है तो मास्क पहन के जा, ये डाल सकते हैं, पर ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। वो भी एक ही धर्म को नहीं बोल सकते कि तू एक्स कास्ट का है तो ही तू मास्क पहन के जा, वाई कास्ट वाले को मास्क पहनना नहीं जरूरी है। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ मैं कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज, पर वो बात मैं अभी करके कंफ्यूज नहीं करूँगा आपको, पर इतना ध्यान में रखना कि भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 एंड 4 एक मिनट कट करते हैं। 50 Article 15 clause 3 and 15 clause 4 and 15 clause 5 and 15 clause 6 create certain exceptions to the right guaranteed by Article 15 clause 1 and 15 clause 2. Under Article 15 clause 3, the state can make special provision for women and children. It is under this provision that courts have upheld the validity of legislation or executive orders discriminating in favor of women. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रभाकरन 1997 टू SCC 633। हाँ, यही तो मैजिक है। देखो क्या मैजिक है इसमें, तुम बोलेंगे कौन सा मैजिक चलो अपना। देखो लॉ एक आधी बात को पहले नहीं 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 बोलता है ना, फिर थोड़ी सी उसको अलाउड करता है या हाँ बोलता है। ये मैजिक समझना बहुत बहुत मज़ा आता है ना। मैं भी जब लॉ पढ़ता था या समझता था तो ये बहुत मुझे पहले आश्चर्यकारक लगता था, पर बाद में बहुत अच्छे से वो समझ गया। वो वही आपको चीज़ समझना है कि एक आधी चीज़ पहले वो मना करता है, बाद में थोड़े से एक्सेप्शन वगैरह प्रोवाइड करके उसको अलाउड करता है। अभी तक हम क्लॉज 1-2 में क्या देखा था, नो स्टेट कैन पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, मतलब मेल है फीमेल है, कुछ नहीं कर सकता था। ये किसने बोला अपने को? 1 और 2 ने। फिर 3, 4, 5, 6 क्या बोल रहा है पता है? नहीं नहीं, रिस्ट्रिक्शन हम डाल सकते हैं, थोड़े से एक्सेप्शंस प्रोवाइड करो। मुझे आप सोचो 1-2 में नहीं कर सकते, 1-2 में नहीं कर सकते, और अगर हम बाकी के क्लॉजेस देखेंगे तो हम कर सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर मैंने क्या सिखाया तुमको पहले कि वुमेन्स है, मुझे मेल है कि फीमेल है ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते। अभी 3, 4, 5, 6 वाले क्या बोलते हैं? हाँ हाँ कर सकते भेदभाव। क्या है लिखा हुआ सेंटेंस? वो प्रभाकरन के केस में, यूनियन ऑफ इंडिया प्रभाकरन के केस में ऐसा दिया है कि अंडर दिस प्रोविजन कोर्ट है अपहोल्ड दैट वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डिस्क्रिमिनेटिंग इन फेवर ऑफ वुमेन्स। मुझे अलाउड किया इनडायरेक्टली, वुमन के फेवर में डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एक प्रकार का अलाउड किया कि वुमेन्स को ज़रा ज़्यादा राइट्स दिया है ना एक आधी जगह पे, या वुमेन्स को कहीं फेवर किया गया है तो वो अलाउड किया है। क्यों अलाउड किया है पता है? क्योंकि दोनों की कंपैरिजन हर जगह नहीं होती ना, ताकत में, शक्ति में। कहीं देखो वुमेन्स और मेन तो इक्वल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, पर कहीं कहीं उनको ज़्यादा मान लो फैसिलिटी देना, ये कोई भेदभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 3, 4, 5, 6 थोड़ा एक्सेप्शन देता है। ऐसा बहुत जगह होता है। अभी देखो ना, लॉ के सामने सब सेम है ऐसा बोला है, पर आप देखो छोटे बच्चे ने अगर एक आधा क्राइम कर दिया तो उसको थोड़ी जितना हेवी पनिशमेंट देंगे ना। एक आधे 12 साल के बच्चों ने एक आधा क्राइम किया बच्चे ने, और एक आधे 22 साल के व्यक्ति ने क्राइम किया, तो उन दोनों को पनिशमेंट अलग अलग मिलती है, पता है? अलग अलग मिलती है।
इसको रिमांड होम में भेजेंगे, जुवेनाइल जस्टिस के तरफ उसको ये करेंगे। क्राइम सेम है दोनों का, फिर भी पनिशमेंट अलग होंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ समझने की कोशिश करो। 12 साल के बच्चे ने अनफॉर्चुनेटली एक आधा क्राइम किया और सेम क्राइम 22 साल के एक आधे व्यक्ति ने किया, सिटीजन ने किया, तो उन दोनों को पनिशमेंट अलग है। फिर तुम बोलेंगे कल तक तो सिखा रहे थे आपकी इक्वालिटी बिफोर लॉ है। यही तो इक्वालिटी है, यही मैजिक समझना है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो मैजिक समझना है कि बिटवीन द लाइन अपने को समझना है। ऐसा देखा गया तो बोलेंगे कल अलग सिखा रहे हैं सर, आज अलग सिखा रहे हैं। कल बोल रहे हैं कि लॉ के सामने 12 साल का बच्चा भी सेम है, 22 साल का बच्चा भी आदमी भी सेम है, मेल भी सेम है, फीमेल भी सेम है। ऐसे बोल रहा हूँ मैं, अभी भी वही स्टैंड पे है। पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही बोलता है कि नहीं नहीं, आप उसके पीछे का लॉजिक समझ के आप दोनों को अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं और अलग ट्रीटमेंट देके सिमिलरिटी ला सकते हो। क्योंकि आप देखो 12 साल के बच्चों को इतना नॉलेज, इंटेंशन, फीलिंग, इमोशन उसकी अलग रहेंगी, 22 साल के आदमी की अलग रहेंगी, 32 साल के, 52 साल के एक अलग रहेगी। ये वो भी कोर्ट सोचता है, वो भी लॉ सोचता है, और इसीलिए तो लॉ ब्यूटीफुल है कि भाई हर चीज़ को वो सोचता है ना। एक आधे छोटे बच्चे ने किया हुआ अपराध, अपराध नहीं बोलते वो, है ना, गलती बोल सकते हैं उसको। क्यों पता है क्या? क्योंकि उसका वो इंटेंशन नहीं रहता ना, उसको वो समझता नहीं, वो इतना मैच्योर्ड नहीं रहता। आजकल के बच्चे ज़रा जल्दी मैच्योर्ड हो जाते हैं, पर फिर भी लॉ नहीं मानता ना ऐसा। लॉ बोलता है कि नहीं नहीं, उसको बड़ा होने दो, फिर अपन उसको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे जो बाकी लोगों को देते हैं वो। तो आपको समझ गया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सिंपली रिपीट कर रहा हूँ मैं कि मेल फीमेल इस ग्राउंड पे आप कोई स्टेट रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकता, कास्ट के बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकता, एक आधे प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकता। पर अभी भी क्या बोल रहा है स्क्रीन पे, आप जो स्क्रीन सामने है उस पर, कि थोड़े से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन या एक्सेप्शन डाल सकते हैं, है ना। थोड़े से एक्सेप्शन डाल सकते हैं कि मेल है तो ये फैसिलिटी मिलेगी, फीमेल है तो ये फैसिलिटी मिलेगी, बच्चा है तो शायद ऐसा हो सकता है, सीनियर सिटीजन है तो शायद वैसा हो सकता है ना। ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है। चलो नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाओ। Article 15 Clause 4 permits the state to make special provision for the advancement of A. Socially and educationally backward classes of citizens, B. Scheduled caste and C. Scheduled tribes. देखो वही तो बोल रहा हूँ ना, ये सिंपल है कि 1-2 में क्या बोला था, भेदभाव नहीं करना, कि कोई स्टेट भेदभाव नहीं कर सकता। अभी क्या बोल रहे हैं 4 में वगैरह, कि आप सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के बेसिस पे स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं, है ना। मान लो कोई एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई एनटी है, कोई वीजे है, कोई एसटी है उसे, और कोई अपर कास्ट है, कोई ओबीसी है, तो इनके लिए अलग अलग प्रोविजन एजुकेशनल इसमें दे सकता है वो। शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है ना, इन बेसिस पे वो भेदभाव कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है ना। मैं जो मैजिक बता रहा हूँ ना कि पहले नहीं नहीं बोलना है या बाद में हाँ बोलना, ये दोनों का बैलेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों नहीं बोल रहे, क्यों हाँ बोल रहे। तो वो लॉजिक अपन समझ लेंगे कि क्या है। अब आगे देखो क्या है। Article 15 Clause 5 inserted in the Constitution of India by the Constitution 19th Amendment Act 2005 permits the state to make special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or the scheduled tribes insofar as such special provisions relate to their admissions to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of article 30. तो वही तो जादू है ना बात अपने की, परमिट्स द स्टेट, यानी एखादी नगर परिषद, एखादी जिला परिषद वो कर सकती है, स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। कई के लिए कि यहाँ पे सिर्फ बैकवर्ड स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेंगी, यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटीज़ को एडमिशन मिलेंगी, या माइनॉरिटी को पैसे नहीं लगेंगे, ऐसे स्पेशल प्रोविजन कर सकती है। एजुकेशंस के इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स के लिए भी कुछ भेदभाव वो कर सकती है। अपन उसको भेदभाव बोलेंगे नहीं, पर अपने को दिखने के लिए वो भेदभाव दिख रहा है, पर उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशंस की बहुत स्ट्रॉन्ग विल है। कौन सी विल है? प्रियम्बल फिर से याद करो। मैं तो बोलता हूँ दिन में एक बार प्रियम्बल याद करो तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझेगा।
प्रियम्बल के चश्मे से आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो। क्या बोला था प्रियम्बल में? इक्वालिटी लाना है। तो इक्वालिटी लाने के लिए वो किसी को ज़्यादा महत्व दे सकते हैं, है ना, वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट। अरे एडेड मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसको ग्रांट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है या नहीं दे रही है, फिर भी वो वहाँ पे कास्ट कंसेशन दे सकते हैं, माइनॉरिटी को कंसेशन दे सकते हैं, या अपर कास्ट को ज़्यादा फीस लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं। एडेड मतलब क्या है कि जिसको गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, मदद कर रही है, पैसे दे रही है। अनएडेड मतलब प्राइवेट स्कूल। तो प्राइवेट को भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाले हैं कि भाई स्टेट ऐसा कर सकता है, एक कलेक्टर ऑर्डर दे सकता है कि नहीं यहाँ 25 सीट एससी के लिए रिजर्व रखो या 30 सीट एनटी के लिए रिजर्व रखो, इस गांव में आदिवासी ज़्यादा है तो आदिवासी के लिए 50% कोटा रखो, है ना, या इकोनॉमिकली पुअर भी रहते हैं ना, कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो पुअर है उसके लिए रख सकते हैं। आप देखो ये मैजिक 15 सेक्शंस का 1-2 क्या बोलता है? भेदभाव नहीं करना। और वहाँ से लेके जो 2, 3, 4, 5, 6 जो है वही 6 होने का है, 5वां चल रहा है, तो 5वां क्या बोल रहा है कि एजुकेशन के ग्राउंड पे आप मुझे भेदभाव कर सकते हो, एससी है कि एसटी है, मेल है कि फीमेल है, एखादा इकोनॉमिकली वीकर है कि नहीं है, ये ग्राउंड्स पे आप कर सकते हो। और क्यों करना है भेदभाव? तो उससे इक्वालिटी लाई जाएगी। मेरा एक सेंटेंस याद रखो आप, इक्वालिटी बिटवीन अनइक्वल पर्सन इनइक्वालिटी रहती है। समझिए क्या? सीधा है कि आप अनइक्वल पीपल में इक्वालिटी रहोगे तो भेदभाव हो जाएगा, है ना। आर्टिकल पहले दिन से क्या घंटी बजा रहा है? इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी। अब देखो इक्वालिटी क्या है, मैं कितना भी होने के बाद तुमसे 2-4 साल ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएशन हूँ, LLB हो चुका है, ये हो चुका है, हो चुका है, आप लोगों का अभी चालू है 12th या उस आजू बाजू में हो, है ना। मेरे कुछ पहचान के लोग हैं जिसकी उम्र 40-50 साल है, उन्होंने बहुत रीडिंग किया है, बहुत मेहनत करके सोच समझ लिया है, और मैं कुछ छोटे बच्चों को भी जानता हूँ। तो अब ये 3-4 लोगों का एग्जाम्पल लो, एक 10-1 साल का बच्चा और तुम 18-20 साल का, और मैं एक 41 साल 45 साल का, और एक है 60-70 साल का। सभी की लेवल ऑफ नॉलेज अलग है। फिर सभी को अगर सेम पेपर दे दिया एक बार अपन ने कॉम्पिटिशन रखी, चलो अपन जनरल नॉलेज पे या एक जनरल सेंस पे पेपर ले लेंगे, है ना, तो हो सकता है कि ये उस बच्चे के साथ अन्याय होगा जो सबसे छोटा है। अगर अपन 4 अनइक्वल उम्र के लोग ले रहे हैं, है ना, मान लो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल ऐसे लोगों को ले रहे हैं अपन, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग है, एक साइंस से बिलोंग कर रहा है, एक लॉ में ग्रेजुएट हो गया है, एक आधा कॉमर्स में हो गया है, तो आप सभी को सेम क्वेश्चंस वाला पेपर देंगे तो शायद वो तो इनजस्टिस हो जाएगा ना। मैं कॉमर्स से बिलोंग करता हूँ, मेरे को कॉमर्स का स्ट्रॉन्ग पेपर दे दो, तुमसे 2-4 साल ज़्यादा पढ़ा हो तो मैं ठीक सॉल्व कर लूँगा। आपका जस्ट कॉमर्स बिगिनिंग है तो आपको थोड़ा सा बेसिक ही पेपर देना पड़ेगा, और मेरा जो पहचान का है जो 40 साल 50 साल की उम्र के ऊपर वाला है वो साइंस से बिलोंग करता है, उसको क्या डेबिट क्रेडिट सब आप समझने की कोशिश करो, बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करो, लाइन टू लाइन नहीं समझना कभी, बिटवीन द लाइन, वो लाइन के पीछे क्या है या बीच में क्या है वो समझना है कि अनइक्वल अगर लोग हैं तुम उसमें इक्वालिटी कर रहे। SC SC NT BJ बहुत सालों से बहुत चीज़ों से वंचित थे, इवन पानी पीने से भी उनको वंचित किया जाता था, पब्लिक गार्डन म्यूजियम में उनको ये था वुमेन्स को भी इंडिया में खास करके जो इतिहास में पढ़ा है कि खास स्टेटस नहीं मिलता था, और आज उनको एकदम मेल के बराबरी में ला रहे हो आप, है ना। जब तक आप उनका एम्पावरमेंट नहीं करते, हाउ कैन दे कॉम्पीट विद द मेल, ये बात उसमें कही गई है ना। बस एक लास्ट क्लॉज है, पढ़ो लास्ट Further, Article 15(6) inserted in the Constitution of India by the Constitution 103rd Amendment Act 9 2019 provides that nothing in this article or subclause G of clause 1 of Article 19 or clause 2 of Article 29 shall prevent the state from making a any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clause 4 and 5, and b any special provision for the advancement of any economically weaker sections of citizens other than the classes mentioned in clauses 4 and 5 insofar as such special provisions relate to their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state other than the minority. Educational institutions referred to in clause 1 of Article 30, which is in the case of reservation
would be in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of the total seats in each category. देखो अभी क्या बोल रहा है वो कि रिजर्वेशन कास्ट बेसिस पे ये भेदभाव नहीं है ना। जो 6 क्लॉज इंसर्ट किया है ना कॉन्स्टिट्यूशंस ने, 103rd अमेंडमेंट, 103 नंबर का अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार अमेंडमेंट हुआ है, 2019 को भी अमेंडमेंट हुआ है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ये लॉ बना सकती है, उनको कोई रोक नहीं सकता। क्या बना सकती है, आप ए और बी देखो अगले स्क्रीन पे कि स्पेशल प्रोविजन, काय के लिए स्पेशल प्रोविजन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। देखो 2019 में ये बहुत अच्छा क्लॉज पारित हुआ है। पहले किस बेसिस पे ये करते थे, कंसेशन वगैरह मिलता था, कास्ट के बेसिस पे, क्रेड के बेसिस पे, एससी, एनटी, वीजे, एसटी, ओबीसी ये बेसिस पे। पर 2019 में उन्होंने क्या बोला कि स्टेट मतलब नगर परिषद, जिला परिषद, राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, वीकर सेक्शंस को भी ज़्यादा फैसिलिटी दे सकते हैं। ईबीसी जिसको बोलते हैं ना, नया क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ईबीसी है ना। ओबीसी अलग, एसटी एनटी अलग, ईबीसी एक नया क्लास, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। फिर वो किसी भी अपर कास्ट में हो, ब्राह्मण कास्ट के भी हो या और किसी अपर कास्ट के भी हो, किसी भी कास्ट के हो, लेकिन वो इकोनॉमिकली वीकर है तो उन्हें भी फैसिलिटी मिलेंगी। और बी नंबर में क्या बोला है देखो कि कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं किसी भी सिटीजन के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर है, और वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी हो सकता है। ये सिर्फ सरकारी इंस्टीट्यूशन में नहीं, एडेड और नॉन एडेड या अनएडेड। एड मतलब हेल्प करना, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी ये कर सकते हैं, है ना। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ये कर सकते हैं, जैसे हिंदी हाई स्कूल है अपने यहाँ पे यवतमाल में, तो वो माइनॉरिटी है ये, है ना। 10% रिजर्वेशंस वहाँ पे रख सकते हैं टोटल सीट के। जैसे पोद्दार स्कूल है, पोद्दार स्कूल में मान लो 100 बच्चों को एडमिशन देना है, तो उसमें से 10 सीट्स इकोनॉमिकली वीकर के लिए रखना ही पड़ेगा, जिनसे कोई फीस नहीं लिया जाएगा और जिनको सिर्फ सर्टिफिकेट माना जाएगा कि आप पुअर हो कि नहीं, या जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है वो करेंगे। पर 10% सीट्स किसके लिए रखेंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अभी तक कास्ट बैकवर्ड देखते थे, अभी कास्ट बैकवर्ड भी है और इकोनॉमिकली वीकर भी है, और किसको, प्राइवेट स्कूल को भी और एडेड अनएडेड दोनों को भी, ठीक है ना। तो यहाँ तक सेक्शन 15 हो गया, है ना। अगले स्क्रीन पे 16 शुरू हो जाता है, तो अपन यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकते हैं। देखो, फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 15 and 16, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शैल बी सच as may be notified by the state time to time on the basis of family income and indicator of economic disadvantages। तो देखो, अदर इंडिकेटर और इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस, आपकी फैमिली की इनकम क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे देखा जाता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर मैंने तुमको सिखाया था, आपको याद होगा, इकोनॉमिक्स में सिखाया था मैंने, PLQ बताया था आपको, है ना। PLQ रहता है, या एक इंडिकेटर्स है, मैंने इंडिकेटर्स बताए थे कि पुअर रहने के इंडिकेटर्स क्या है ना। जिसकी इनकम $1 से कम है, जिसको फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर्स एंड हेल्थ एजुकेशन की फैसिलिटी वो लेवल पे नहीं मिलती, ये सारे इंडिकेटर्स देखेंगे। उसकी पर डे की इनकम देखेंगे, पर कैपिटा इनकम देखेंगे, और उस पे से वो पुअर है कि नहीं वो सोचेंगे और उसको फैसिलिटी देंगे। ये हो गया अपना आर्टिकल 15 तक का, है ना। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन आर्टिकल 16 देखेंगे। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशंस को समझना इतना भी सहज नहीं है कि मैं एक आधे अकबर बीरबल की स्टोरी बता रहा हूँ, एक आधे तेनालीरामन की स्टोरी बता रहा हूँ और आपको समझ जाएगी, है ना। ये वर्ल्ड के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस की स्टडी करके, वर्ल्ड के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी करके बनाया हुआ एक होली बुक है। इसीलिए इसमें सारे कंटेंट्स आए। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि किसी का कॉन्फिडेंस वीक नहीं होना चाहिए कि मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। क्या रहता है ऑनलाइन में अपन 100% एफर्ट्स नहीं देते, है ना। मैं अभी सब देख रहा हूँ कि हमारे घर में भी ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे लेते हैं, सब जगह लेते हैं, तो वी डू नॉट पुट द 100% एफर्ट्स। फिर क्या अपने को एक साइड लाइन मिल जाती है, हमें को समझ ही नहीं रहा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन समझना ईजी भी है और उतना हार्ड भी है। ईजी इसलिए कि उसमें की लैंग्वेज बहुत ईजी है, और हार्ड इसलिए कि उसमें से बिटवीन द लाइन अपने को पढ़ना है और वो समझना है बिटवीन द लाइन। शब्दशः अर्थ न समजता त्याच्या मागचं इंटेन्शन
और बार बार अपने को कहा जाना है प्रियम्बल पे, और प्रियम्बल के रेफरेंस से उस चश्मे से अगर पढ़ेंगे अपन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत मज़ा आएगा। सिर्फ ये बहाना मत बताओ कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझा तो डबल रिकॉर्डिंग पढ़ो, है ना, या कॉन्स्टिट्यूशन 10 बार पढ़ो, खुद समझ लो, खुद की भी दिमाग लगाओ। ओके, बाद में मैं टेस्ट लेने वाला हूँ इससे MCQ कुछ टॉपिक्स होने के बाद, जैसे अपन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक आ गए तो उस वक्त तक मैं एक टेस्ट वगैरह बनाता हूँ गूगल की भी, और वो अपने घर में से सॉल्व करना है। ओके, चलो आज का लेक्चर कैसे लगा वो बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, कुछ सुझाव सजेशन होंगे तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। ओके, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।